Subscribe and press the bell icon so you never miss an update from Prep Ladder. हेलो एंड वेलकम टू प्रेप लैडर। दोस्तों, आई होप आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन अच्छी जा रही होगी और उसी के रिगार्डिंग मेरे पास आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। प्रेप लैडर आपके लिए लेके आ रहा है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट में आपको प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न पर, प्रीलिम्स के पैटर्न पर जो यूपीएससी देता है उसी के पैटर्न पर ऑल इंडिया मॉक कंडक्ट करवाएगा प्रेप लैडर, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा और जो आपको हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन लेवल को चेक करने के लिए। एट द सेम टाइम वो आपको डायरेक्टली प्रीलिम्स में हेल्प करेगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आपको इस मॉक टेस्ट में मिलेंगे वो एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो आई होप कि आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जो प्रेप लैडर करवा रहा है वो लाइव होगा 18 मई से, है ना, और 5 दिन के लिए वो लाइव रहेगा। उस दौरान आप उसको सॉल्व कर सकते हैं प्रेप लैडर की ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसके वेब पेज पे जाकर भी उसको सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आपको देखने को मिलेगा आपका परफॉर्मेंस एनालिसिस, आपकी रैंक, प्लस आपको डायरेक्ट हेल्प करेगा प्रीलिम्स में जो कि 5 जून को है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है और ये मैं होप करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको अटेम्प्ट करेंगे और ये डायरेक्टली आपको प्रीलिम्स में हेल्प करेगा। एग्जाम पैटर्न पर है, एग्जाम का फील देगा, तो आई होप कि आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन। तो आज के हम क्विज डिस्कशन पे आते हैं। आज के क्विज डिस्कशन में आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड अबाउट 1857 अपराइजिंग? इन चारों में से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? पहला बोल रहा है दिल्ली बहादुर शाह, एक साइड दे रखे हैं प्लेस और दूसरे साइड दे रखे हैं उनकी लीडरशिप, कौन लीडर थे उस टाइम पे उस प्लेस से। ठीक है, दिल्ली में बहादुर शाह, बरेली में मौलवी लियाकत अली, कानपुर में नाना साहिब, लखनऊ में बेगम ऑफ अवध। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि इसमें से कौन लीडर नहीं था, तो ये इनकरेक्टली मैच्ड है ऑप्शन बी, बरेली के लीडर मौलवी लियाकत अली नहीं थे। बाकी सब करेक्ट हैं। दिल्ली के बहादुर शाह थे, कानपुर के थे नाना साहिब और लखनऊ में लीड किया था बेगम ऑफ अवध ने। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। 1857 का जो रिवोल्ट था वो न्यूज में अभी इसलिए था क्योंकि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पेड होमेज टू ऑल दोज हु वर पार्ट ऑफ द इवेंट ऑफ 1857 रिवोल्ट। ठीक है, द इवेंट ऑफ 1857 हैज बीन कंसीडर्ड द फर्स्ट आउटब्रेक ऑफ इंडिपेंडेंट मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। ये सबसे पहला हमारा इंडिपेंडेंट मूवमेंट था और पहला आउटब्रेक था, ठीक है, अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, जो लार्ज स्केल पे हुआ था। लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट लीडर्स देख लेते हैं। दिल्ली का जो हमारे ऑप्शन में था बहादुर शाह थे, बरेली में खान बहादुर खान थे, तो ये ऑप्शन गलत दे रखा था। वहां पर दे रखा था मौलवी लियाकत अली, जो कि इलाहाबाद और बनारस से लीडर थे, ना कि बरेली से। ठीक है, थर्ड था कानपुर, कानपुर से नाना साहेब थे, लखनऊ से बेगम ऑफ अवध थे। ठीक है, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, बैरकपुर से मंगल पांडे, बिहार कुंवर सिंह थे, अमर सिंह थे, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, बिजनौर से मोहम्मद खान, मुरादाबाद से अब्दुल अली खान, मंदसौर से फिरोज शाह एंड ग्वालियर से तात्या टोपे। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स से आपको ध्यान रखना है, ये रेफरेंस हमको ध्यान रखना है ताकि हमको ऑप्शन एलिमिनेशन में ये हेल्प करे। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है पंतनाल वेटलैंड के बारे में। ये रिसेंटली न्यूज में मेंशन था। ये पूछ रहा है कि ये कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में लोकेटेड है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ब्राजील, बोलीविया एंड पेरुग्वे, ब्राजील, गुयाना एंड वेनेजुएला, गुयाना, वेनेजुएला एंड कोलंबिया, अर्जेंटीना एंड उरुग्वे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ब्राजील, बोलीविया एंड पेरुग्वे के बीच में ये लोकेटेड है, ये वाला वेटलैंड पंतनाल। ठीक है, देखते हैं हम इसकी लोकेशन भी देखेंगे। ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि वर्ल्ड लार्जेस्ट वेटलैंड है ये, नोन एज पंतनाल इन साउथ अमेरिका इज एट रिस्क ऑफ कोलैप्स। ये अभी रिसेंटली न्यूज में था। दिस इज ड्यू टू सीरीज ऑफ लोकल एंड सीमिंगली माइनर डिसीजंस दैट फेल टू अकाउंट फॉर देयर क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट ऑन वन अर्थ्स मोस्ट बायोडाइवर्स इकोसिस्टम। जो इसका इम्पैक्ट है उसको ध्यान में ना रखते हुए काफी कुछ डिसीजंस लिए गए हैं, जिसके कारण देयर इज अ रिस्क ऑफ कोलैप्स फॉर दिस वेटलैंड। ठीक है, The wetland is natural region encompassing the world's largest tropical wetland area
एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लडेड ग्रासलैंड्स। ठीक है, इट इज लोकेटेड मोस्टली विद इन ब्राजील एंड एक्सटेंड टू सम पोर्शन ऑफ बोलीविया एज वेल एज पेरुग्वे। ठीक है, इट इज फेड थ्रू द पेरुग्वे रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, उसका पानी इसमें आता है वेटलैंड में। इट स्प्रॉल्स ओवर एन एरिया ऑफ 1,40,000 एंड 1,95,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। ये हमारा डाटा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी कंट्री को टच करता है, वर्ल्ड लार्जेस्ट वेटलैंड है, कौन सी इसको रिवर फेड करती है। लोकेशन देख लेते हैं, जैसे कि हमने देखा बोलीविया, पेरुग्वे, ब्राजील, जो ऑप्शन 1 था हमारा। तो मैक्सिमम पोर्शन ब्राजील में आता है और कुछ पोर्शन एक्सटेंडेड है बोलीविया में, पेरुग्वे में है, और पेरुग्वे रिवर इसको फेड करती है। ठीक है, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, एमपीलेट्स स्कीम। ये आपने काफी न्यूज में सुनी होगी, काफी टाइम तक न्यूज में बनी रही है, कोरोना के टाइम भी और उसके बाद भी। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर कि इसमें से करेक्ट कौन सा है चारों में से। पहला ऑप्शन बोल रहा है अंडर द स्कीम ईच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैज अ चॉइस टू सजेस्ट टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर फॉर वर्क टू द ट्यून ऑफ रुपीज 2.5 करोड़ पर एनम टू बी टेकन अप इन हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी। उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2.5 करोड़ तक का पर एनम तक का वर्क वहां पर सजेस्ट कर सकता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि फंड ग्रांटेड अंडर एमपीलेट्स आर लैप्सेबल एंड इफ इट इज नॉट यूटिलाइज इन द सेम फाइनेंशियल ईयर, वो लैप्स हो जाएंगे, सेम फाइनेंशियल ईयर में यूज नहीं किए तो। थर्ड बोल रहा है लोकसभा एमपीज यूटिलाइज दिस फंड टू रिकमेंड द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज प्रोजेक्ट्स इन देयर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। लोकसभा एमपीज हैं, वो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में सजेस्ट करते हैं प्रोजेक्ट्स। राज्यसभा एमपीज में सिलेक्ट any one or more district from any one state in the country for implementation of their choice of work under the scheme। चौथा ऑप्शन बोल रहा है कि राज्यसभा एमपी जो है ना, वो कोई सी भी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं कोई से भी स्टेट से। तो हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी, बाकी तीन ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे। ठीक है, हम देखते हैं कैसे इनकरेक्ट है। रिसेंटली न्यूज में इसलिए था कि इसकी जो रूल्स है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने रिवाइज किए हैं। ठीक है, वेयर इंटरेस्ट that the fund accrue will be deposited in the consolidated fund of India। अब जो हमारा देखते हैं पहला ऑप्शन में हमको दे रखा था 2.5 करोड़ तक का प्रोजेक्ट, 2.5 करोड़ तक का पर एनम तक का वो सजेस्ट कर सकता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 5 करोड़, अप टू 5 करोड़ तक वो कर सकता है। तो पहला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा बोल रहा था कि वो लैप्सेबल फंड है, नहीं, ये नॉन लैप्सेबल फंड है, उसी फाइनेंशियल ईयर में यूज नहीं किया तो लैप्स नहीं होगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हमारा जो था कि नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा में सिलेक्ट वन और मोर डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम एनी स्टेट इन द कंट्री फॉर इम्प्लीमेंटेशन, तो यहां बोल रहा है नॉमिनेटेड मेंबर। और फोर्थ ऑप्शन हमारा बोल रहा था सिर्फ राज्यसभा में एमपी, सारे राज्यसभा एमपी, पर ऐसा नहीं है। राज्यसभा के केस में क्या है, वन और मोर डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट फ्रॉम वेयर, जो जहां से वो इलेक्ट हुए हैं ना, जिस स्टेट से, सिर्फ उसी में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में वो उसको सजेस्ट कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स को, ना कि किसी भी स्टेट में। राज्यसभा एमपी जो जिस स्टेट से सिलेक्ट होके आया है वहीं पर प्रोजेक्ट सजेस्ट कर सकता है अंडर दिस स्कीम। ठीक है, इसलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन गलत होगा। और नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है ना, वो किसी भी स्टेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। लोकसभा एमपी हमारा थर्ड ऑप्शन जो करेक्ट है, यूटिलाइज दिस फंड टू रिकमेंड डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज प्रोजेक्ट्स इन देयर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जो उनकी रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वहां पर वो प्रोजेक्ट सजेस्ट करते हैं। ठीक, ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहा है अकॉर्डिंग टू इंडियाज नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस इथेनॉल। इथेनॉल हमारा एक बायोफ्यूल है, इसको प्रोड्यूस करने के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज कर सकते हैं अंडर दिस पॉलिसी। तीन ऑप्शन दे रखे हैं, कसावा, सुगर केन जूस एंड कॉर्न। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, तीनों ही चीजें हम यूज कर सकते हैं टू प्रोड्यूस इथेनॉल अंडर दिस स्कीम, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी। ठीक है, अंडर दिस पॉलिसी। अब देखते हैं हम इसका एक्सप्लेनेशन। इथेनॉल ब्लेंडिंग तो काफी इंपॉर्टेंट है, न्यूज में भी बना रहता है, या मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसके बारे में डिटेल्स देखें। टारगेट्स क्या है हमारे, कितने % ब्लेंडिंग का टारगेट कब तक अचीव करना है, और रिसेंटली ये टारगेट रिवाइज भी किया गया है। जो 2025 था, जो 2030 था, उसको 25 किया गया है। और ये आपको चेक करना है जाके कि ये क्या है, क्या रिवीजन है, इसके नए प्रोविजंस क्या क्या हैं। ठीक है, ये न्यूज में बना रहा था।
अब देखते हैं मैं आपको बता देता हूँ जो जो इम्पोर्टेंट है। अभी जो है इंडिया की लेवल ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग है वो 9.9% हो चुकी है, ठीक है। और टारगेट क्या है हमारा, 20% ऑफ ब्लेंडिंग इन पेट्रोल टू 2025। ये एडवांस कर दिया है टारगेट, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि टारगेट रिवाइज कर दिया गया है। जो 2030 तक अचीव करना था 20% ब्लेंडिंग, वो हमने 2025 कर दिया है, उसको टारगेट को एडवांस कर दिया है। तो अब हमको 2025 तक ही अचीव करना है 20% ब्लेंडिंग इन पेट्रोल। ये भी याद रखना है, पेट्रोल की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018 में आई थी। It allows the production of ethanol from damaged food grains like wheat, broken rice, etc., which are unfit for human consumption. The policy also allows conversion of surplus quantity of food grains to ethanol based on approval of National Biofuel Coordination Committee. ये जो वो फूड ग्रेन्स जो डैमेज हो चुके हैं, जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट नहीं है, उनके लिए, उनके केस में इनको यूज किया जा सकता है। जैसे वीट हुआ, राइस हुआ, जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट नहीं है, उसको इथेनॉल प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये इस पॉलिसी में बोला गया है, ठीक है। उसके अलावा एक्स्ट्रा जो है सरप्लस क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन, उसको भी हम यूज कर सकते हैं, बट विद द अप्रूवल ऑफ नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी, ठीक है। द पॉलिसी एक्सपांड्स टू स्कोप ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन बाय अलाउइंग यूज ऑफ सुगर केन जूस, sugar containing materials like sugar beet, sweet sorghum, starch containing material like corn, cassava, damaged food grains। ये सारी चीज़ें हमको याद रखनी है जो यूज़ कर सकते हैं हम। ये ऑप्शन में दे सकता है यूपीएससी, जो हम इथेनॉल प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और ये नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 का पार्ट है, ठीक है। ये हमारा आज का 4th क्वेश्चन था। 5th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज होस्टेड द 15th सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ठीक है। तो इसका कौन सा रिसेंटली अभी होस्ट किया है, 15th सेशन कहाँ पर होस्ट किया है, कौन सी कंट्री ने? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, आइवरी कोस्ट, ठीक है। आइवरी कोस्ट में ये अभी रिसेंटली वहाँ पर होस्ट किया गया है इसकी 15th कॉन्फ्रेंस। ये हमें याद रखना है किसकी बात कर रहे हैं हम, ये वहाँ पर हुआ है। अभी हम बात कर रहे हैं यूएनसीसीडी की, कंफ्यूज नहीं होना है। यूएनसीबीडी भी है, यूएनएफसीसीसी है, ठीक है। तीनों अलग अलग है। ये क्लाइमेट चेंज है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कॉम्बैटिंग या यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर कॉम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन, ठीक है। तीनों अलग अलग हैं। तीनों का ओरिजिन एक ही टाइम पे हुआ था, रियो अर्थ समिट के टाइम पे, पर तीनों की कॉन्फ्रेंस अलग अलग होती है, अलग अलग ईयर में होती है, अलग अलग जगह होती है। कौन सी होती है? सीओपी, ये भी याद रखना है। इसकी रिसेंटली सीओपी 26 हुई थी, ठीक है, जो ग्लासगो में हुई थी, स्कॉटलैंड और यूके ने होस्ट की थी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो इससे रिलेटेड है वो याद रखना है, वो यूपीएससी पूछ सकता है। अब हम देखते हैं, रिसेंटली न्यूज में इसलिए था क्योंकि ये COP 15 अभी होस्ट की, किसने होस्ट की थी? ये कोट डियोर, ये वही आइवरी कोस्ट का ही नाम है, ये एक वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है, वहां पर इसको होस्ट किया गया था। द 15 सेशन जो था इसका 2022 में हुआ था, ठीक है, आइवरी कोस्ट में। ये ओरिजिनली 2021 में होना था, हेल्ड होना था, ठीक है, पर इवेंट पोस्टपोन्ड हो गया था ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। और COP इसकी जो थीम है ये भी याद रखना है, इसकी थीम है लैंड लाइफ लीगेसी फ्रॉम स्कार्सिटी टू प्रॉस्पेरिटी। और यूएनसीसीडी के सारे जो गोल्स हैं वो भी हमें याद रखना है कि कैसे लैंड डिग्रेडेशन, उसमें वो न्यूट्रलिटी की बात करता है, और लैंड डिग्रेडेशन से रिलेटेड क्या क्या जो भी उसने स्कीम्स निकाली है, जो जो भी उसके प्रोग्राम्स हैं यूएनसीसीडी के अंडर, क्या क्या उसके टारगेट्स हैं, ये भी आप जाके जरूर देखें, ठीक है। COP 15 will galvanize sustainable solution for land restoration, drought resilience with a strong focus on future proofing land use, ठीक है। ड्रॉट रेजिलियंस भी हमको बढ़ानी है, जैसे जैसे लैंड डिग्रेड हो रहा है तो उसकी जो फर्टिलिटी है वो भी डाउन हो रही है, ठीक है, ड्रॉट का इफेक्ट भी उस पर ज़्यादा हो रहा है। तो ड्रॉट रेजिलियंस हम कैसे बढ़ा सकते हैं? तो जैसे ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं, लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अदर एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, जैसे एनिमल हस्बेंड्री हुआ। तो
उस क्लाइमेटिक रीजन के हिसाब से वहाँ क्रॉप्स को प्रोड्यूस किया जाए, जिससे और जो भी क्रॉप्स हो वो ड्रॉट रेजिस्टेंट हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हमको करनी है टू रिस्टोर दैट लैंड एंड ऑल्सो टू रिटार्ड द लैंड डिग्रेडेशन प्रोसेस। ठीक है, ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको डिस्कशन पसंद आया होगा। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि जो 18th से ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होने वाला है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। उसको आप जरूर अटेम्प्ट करें, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप उससे अपनी लेवल ऑफ प्रिपरेशन को असेस कर सकते हैं। तो आई होप आपकी प्रिपरेशन उससे और अच्छी होगी और आप प्रीलिम्स में अच्छा करेंगे। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।